जिसका लेकिन ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान जवाब दे रहा है और यहाँ पे देखिए खबर ये है, ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले में निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया गया था। ये बात आई है। ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बीच 14 अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान इजराइल पहुंचे। इजरायली कब्जेदारों ने वेस्ट बैंक में मस्जिद जलाई। हमले में 4 फिलिस्तीनी जख्मी। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मुस्लिम देश खामोश। तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका ईरान समझौते पर लौटने की गुजारिश की है। उसके अलावा जो है आज ईरान ने भी टारगेट किए हैं। ईरान ने जो है बहरीन और कुवैत और उसके अलावा इरबिल पे टारगेट किया है। इरबिल जो है कुर्दों का एक ऑटोनॉमस रीजन है इराक के अंदर। अब जंग जो है वो लग रहा है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका बहुत देर तक स्टैंड नहीं करेगा और ईरान चूंकि चाहता है कि जंग आगे न बढ़े। अब टर्की वो मीडिएशन के लिए सामने आया है, वो दरमियान में आया और उसने ईरान और अमेरिका दोनों से कहा है कि वो फिर से बातचीत के लिए लौटे। अब टर्की आया है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं तुर्की से, मैं कहना चाहता हूं मिस्र से और कतर से। तुर्की ये बहुत बड़ी ताकत है। अर्दगान जो है वो खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है बहुत अच्छी बात है, मीडिएशन के लिए तुर्की आए और जो सजेशन दिया है बहुत अच्छा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका ईरान समझौते पर लौटने की गुजारिश की है। अंकारा ने कतर के साथ समन्वय करने की बात की। यह बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि आपने ही समझौता कराया था, मुआहदा कराया था किसके बीच? हमास और इजराइल, गजा और इजराइल। आज जब गजा में लोग मारे जा रहे हैं तो बड़ा सवाल यह है कि तुर्की खामोश क्यों है, मिस्र खामोश क्यों है, कतर खामोश क्यों है? क्या यह मुनासिब है? यह बड़ा सवाल है। क्या ये ठीक है? और अब आप कह रहे हो तो मेरे साथ अभी अब्दुल वाहिद साहब जुड़ रहे, मैं उन्हें स्क्रीन पर ले आऊंगा। लेकिन यह बड़ा सवाल। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डेथ ट्रैप, ईरान अमेरिका जंग का सबसे खतरनाक है। अब अमेरिका कह रहा है साहब हम तो अपने फौजियों की मौत का बदला लेंगे। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक जो आपने सुप्रीम लीडर क्यों मार दिया? क्यों मारा आपने सुप्रीम लीडर? अब कह रहे फौजियों के बदला लेंगे तो ईरान क्या करेगा? ईरान बदला नहीं लेगा। ईरान को बदला लेने का हक नहीं है क्या? ये किस तरह की बात है? जयदीप साहब भी जुड़ गए हैं। हाँ? यहाँ पे मुनव्वर राहीन साहब, नसीरुद्दीन साहब, ये हसन रिजवी, तबरेज आलम साहब, हाँ, सलमान शेख सब जुड़ गए। इतनी रात परवीन गुलाबशाह साहिबा, सुवर्णा राज धाकड़ जी, मोहम्मद रईस, जयदीप सिंह मुंदेला, यहाँ पे इसके अलावा सद्दाम हुसैन, ये सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं। और अब्दुल माजिद, हाँ, ये सब, ये ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला, जिसका लेकिन ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान जवाब दे रहा है और यहाँ पे देखिए खबर ये है, ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले में निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया गया था। ये बात आई है। ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बीच 14 अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान इजराइल पहुंचे। इजरायली कब्जेदारों ने वेस्ट बैंक में मस्जिद जलाई। हमले में 4 फिलिस्तीनी जख्मी। ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मुस्लिम देश खामोश। जू तक नहीं रेंग रही है। बताइए आप, फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं। रेड लाइन किसने कही थी? अब तो ओआईसी का एक बयान भी नहीं आ रहा, कहीं कोई चू चा तक नहीं कर रहा है, जबकि खतरा सबको लाक हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि कोई बच जाएगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, सबको नुकसान है। और इसीलिए हमने कहा था हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से कि वो इनिशिएटिव ले, अब वक्त आ गया, लेना चाहिए इनिशिएटिव। और आप देखिए, मैं एक एक करके यूएस ईरान युद्ध में पानी बना निशाना। अब आप बताइए, पानी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये सब निशाना बनाया जा रहा है। भाई कौन लोग हैं ये? जंग कर रहे हैं या नस्ल कुशी कर रहे हैं या शैतान दज्जाल आ गया है? अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अब्दुल वाहिद साहब, मैं स्क्रीन पर ले लेता हूं। मैं देख रहा था वो सेट कर रहे थे, सेट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा सेट हो जाए तब मैं इनवाइट करूं। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है अब्दुल वाहिद साहब का। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, कॉलम निगार, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर, एक रिसर्चर के तौर पर हमें देखते हैं, बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू और बेबाकी के साथ बात करते हैं। और अभी जो हालात हैं अब्दुल वाहिद साहब, आप देख रहे हैं, जंग जो है वो खतरनाक मोड़ पर अब पहुंचती जा रही है। तुर्की सामने आया है, तुर्की के वजीर खारजा ने, विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों को फिर बातचीत पर लौटना चाहिए। भाई सब यही कह रहे हैं बातचीत पे लौटना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अमेरिका चाहता क्या है। अगर वो ये चाहता है कि ईरान पे हम कब्जा कर लेंगे तो ये तो उसकी भूल है, नादानी है। कब्जा कर ही नहीं सकता, उसके काबू में ईरान नहीं आ सकता। कुछ लोग चला रहे हैं कि साहब फिर एक बार शोषा छोड़ा गया है कि वहां पे जो सुप्रीम लीडर है वो और जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार जो है एक तरीके का तख्ता पलट हो चुका है, ऐसी इस तरह की बकवास बात। लेकिन वो देख नहीं रहे कि ईरान किस तरह से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब्दुल वाहिद साहब अपडेट और उसके बाद फिर बातचीत। अब्दुल वाहिद साहब क्या अपडेट दें? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई आपका, और जो लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त हमसे, नाजरीन जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए इस वक्त अपडेट्स ये हैं कि एक वीडियो वायरल है, वो बेसिकली इंटरव्यू है, महर न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उस पे अब्बास इराक़ची साहब का एक बयान है, सरफेस कर रहा है, और उसको बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को दिखा रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने बोला है कि जब मैं स्टीव विटकॉफ के साथ मुज़ाकरात में था, तो उस वक्त मैंने बोला था कि हम आज डायलॉग टेबल पे तो बैठे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि आपके ज़हन में इस तरह की बातें आ रही हों कि आप लोग हम पर दोबारा स्ट्राइक करें? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर एक स्ट्राइक वाले माहौल में बैठे हुए हैं? तो इस तरह से उन्होंने अमेरिका पर एक तरह से मिसट्रस्ट जो है वो उनके, मतलब खुले तौर पर उन्होंने उनको बताया कि भई हम कितना यकीन करते हैं तुम पर और कितना यकीन नहीं करते। एक तरह से उन्होंने बिल्कुल खुलेआम साफ-साफ बोल दिया स्टीव विटकॉफ को। आपको मालूम है स्टीव विटकॉफ कौन है? पूरे मिडल ईस्ट का एनवॉय है डोनाल्ड ट्रंप का, हमेशा साथ-साथ रहता है। बहुत सारे मुज़ाकरात के उसमें में जो है शामिल रहा, और इस्लामाबाद की जो फर्स्ट राउंड की बातचीत हुई थी, उसके अंदर भी था वो। तो ये लोग हैं। उसके अलावा एक ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि भई हम जो है रशिया को जिस सैंक्शन लिस्ट में रखते हैं, अब उसमें हमें फर्दर ईरान को भी रखना पड़ेगा, उसका एक्सपेंशन होगा। जैसा कि वो अभी जो लिंडसे ग्राहाम है जिसकी डेथ हो गई अभी 3-4 रोज़ पहले, तो वो जो है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था ट्रंप की एंटी ईरान पॉलिसी का। तो उसका ये था कि इसराइल का एक्सपेंशन होना चाहिए और इस तरह के लोग थे। तो उसने जो अपने जो है बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे प्रपोज़ल्स दिए थे, तो उसमें एक प्रपोज़ल ये भी था उसका कि भई ईरान पर सीवियर सैंक्शंस लगाए जाएँ, बहुत ही शदीद किस्म के। तो एक वो है उसके अंदर। अब जो है लिंडसे ग्राहाम, अब वो चूँकि दुनिया से जा चुका है, तो बहरहाल अब उसको एक खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप या जो भी है, तो वो लोग जानें, लेकिन बहरहाल ये एक बात आई है। तीसरे ये है कि आज ईरान का ने ये कहा है कि उसका एक न्यूक्लियर एनर्जी या वो पावर प्लांट बोलते हैं जिसको, यानी जौहरी तवानाई का जो एक वो था उनका यूनिट, उसको जो है अमेरिका ने टारगेट किया है, निशाना बनाया है, जबकि वो सिविल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और इसके लिए इस्तेमाल था, और वो ज़ेर तामीर था, अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसको आज अमेरिका ने टारगेट किया है।
उसके अलावा जो है आज ईरान ने भी टारगेट किए हैं। ईरान ने जो है बहरीन और कुवैत और उसके अलावा इरबिल पे टारगेट किया है। इरबिल जो है कुर्दों का एक ऑटोनॉमस रीजन है इराक के अंदर, राजधानी है कुर्दिस्तान की, और वहाँ कॉन्सुलेट जनरल है अमेरिका का, उसको भी निशाना बनाया है ईरान ने। उसके अलावा जो है कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि जॉर्डन के अंदर जो टारगेट किया था, तो न सिर्फ बहुत सारे अमेरिका के फाइटर जेट तबाह हुए, बल्कि बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी या तो जख्मी हुए हैं या उनकी मौत हुई है। अमेरिका ने 2 की मौत की तस्दीक की है, लेकिन ये है कि कई सारे ऐसे प्लेन जो मतलब जिसको हम ग्लोब मास्टर बोलते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में फौजियों को यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया जाता है और सामान को, तो उनके ज़रिए से उनकी परवाज़ें देखी गई हैं मिडिल ईस्ट में। तो उस परवाज़ का मतलब ये है कि या तो बड़ी तादाद में अमेरिका के फौजी ज़ख्मी हुए हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए मुंतकिल किया गया है मिडिल ईस्ट से अमेरिका में या दीगर ममालिक में। उसके अलावा एक बात और है कि आप अक्सर सुनते हैं कि नेटो और अमेरिका के बीच में इख्तलाफात हैं, या यूरोपीय यूनियन ईरान के मामले पर एक पेज पर नहीं है। लेकिन अभी जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग अराउंड 50,000 फ्लाइट्स, जिसके अंदर आर्म्स थे, एम्यूनिशन थे, और उसके अलावा ये है कि जो ईरान पर हमले किए थे ईरान ने, अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया था पिछले महीने या आज से 25-30 दिन पहले, तो वो जाहिर है पिछला महीना ही हुआ वो भी, तो उसके अंदर अराउंड 50 राउंड जो उसकी थी शुरुआती दौर की स्ट्राइक अमेरिका की ईरान पर फजाई हमले, वो सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज से किए गए थे जो आसपास के हैं, इंक्लूडिंग ग्रीस, इंक्लूडिंग साइप्रस, इंक्लूडिंग आपका जो डिगो गार्शिया बेस है जिसको ब्रिटेन ने दिया हुआ है वहां से। तो जो यूरोप ये बोलता है कि भाई हम अमेरिका के साथ नहीं हैं ईरान के मामले पर, स्टेट ऑफ हुर्मुज को अमेरिका ने ऐसे ऐसे कर दिया है, तो जो मैं कई बार आपको अरबी का एक मखूला जो है वो एक कौल है जो बहुत ही वो है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुछ लोग मेरी इस बात से डिफर कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने स्टैंड पे कायम रहता हूँ, आप जानते हैं। तो मैं उस बात पे कायम हूँ कि वो जो एक अरबी की कहावत है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, तो मैं उस पे मुझे लगता है कि गालिबन ये वही चीज़ है कि ये सारे के सारे बज़ाहिर तो नज़र आते हैं कि भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये है, चूँकि मैंने कई बार आपके चैनल पे ये बात की है कि एक पूंजीवादी व्यवस्था है। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है यानी सरमायादाराना निज़ाम, कैपिटलिज्म, तो ये क्या चाहता है? ये चाहता ये है कि दुनिया के सारे वसाइल पर कंट्रोल किया जाए। तो जब कभी कोई इसको चैलेंज करता है, तो कभी कम्युनिज़्म के नाम पे, उसके नाम पे, तो वो उसको बदनाम करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। जैसे वियतनाम को किया, यूएसएसआर को भी टारगेट किया, यूएसएसआर को मिसलीड करके पहले अफ़गानिस्तान में भिड़वाया, फिर उसके खिलाफ ये, तो अब चूँकि मुसलमान हैं, तो अब इनको जो है टारगेट करना है। तो ये बहुत सारे नैरेटिव अपने गढ़ते रहते हैं, तो बहुत बारीक बीनी से चीज़ों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि ख़ित्ता किस तरफ जा रहा है। और सबसे अहम बात वही इसमें कि जो अब्बास अराग़ची साहब का इंटरव्यू है, जो कि वायरल है इस वक़्त इंटरनेशनल मीडिया में, वो उसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल हो रहे हैं कि इस टाइम वो इंटरव्यू क्यों सरफ़ेस कर रहा है, सॉरी सर्कुलेट हो रहा है इतना। तो उसकी वजह ये है कि आपको मालूम होगा कि जब तदफ़ीन का अमल जारी था अयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब का, तो उस वक़्त ईरान के एक बड़ी जो है एक सेक्शन की तरफ से इस तरह के सवालात उठाए जा रहे थे कि अब्बास अराग़ची हों या मसूद पेज़ेश्कियान हों, ये जो हुकूमत है, ये मसालहत कारी की कोशिशों में लगी हुई है। ये मसालहत चाहती है, ये जंग नहीं चाहते अमेरिका से। तो ये जो है, लेकिन आपको मालूम है कि भई बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने इस तरह के स्लोगन लगाए कि भई अब्बास अराग़ची गद्दार है, इसने ईरान को गिरवी रख दिया अमेरिका के सामने। लेकिन जो लोग एक मुल्क चलाते हैं, उनके पेश-ए-नज़र बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अवाम नहीं देखते, अवाम के अंदर तो जोश होता है, जज़्बा होता है। एक कहावत है, जिसका जो है तर्जुमा ये है कि लीडर वो नहीं है, जो अवाम के साथ चले या उनके जज़्बात के साथ चले, बल्कि असल लीडर की पहचान उस वक़्त होती है, जब पूरी की पूरी अवाम उसकी मुखालिफ हो जाए, फिर भी वो अपनी बात पर जमा रहे, अगर उसको लगता है कि वो हक़ पर है। तो मुझे लगता है कि ईरान की जो मौजूदा क़यादत है, वो बहुत मैच्योर है और उसको मालूम है कि ईरान की अवाम भले ही सड़क पर रहे, कुछ भी करे, जंगें फ़ौजें लड़ती हैं। हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैजुअलिटीज़ मिनिमम हों, किस तरह मुल्क को बचाया जाए।
अब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई यूएई पे मार रहा है बम, कुवैत पर मार रहा है बम, बहरीन पे मार रहा है, इवन सऊदी अरब पे भी, इराक पे भी टारगेट कर दिया ईरान ने, इसराइल को क्यों नहीं मार रहा है? तो भाई सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या इसराइल डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ इसमें? ठीक है, इसराइली तैयारे हैं जो यूएई में तैनात हैं, कुवैत में तैनात हैं, बहरीन में तैनात हैं, जो ईरान पर हमले कर रहे हैं। तो जहां से अटैक हो रहा है वहां ईरान जवाब दे रहा है। तो कोई भी आदमी जो थोड़ी सी भी नजर रखता है, बालिग नजरी है, अशऊर है, उसको मालूम है कि भाई ईरान के पास वसाइल उतने ज्यादा नहीं है कि वो 10 जगह जो है पैर फैला ले। उसके इतने हाथ नहीं है जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हाथ दिखाए जाते हैं कि भाई सहस्त्र बाहु वाली है, तो ऐसे जो है सैकड़ों हाथ नहीं है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, 47-48 साल की पाबंदियां, वो सारे झेलते हुए जिस तरह से सरवाइव कर रहा है ईरान, तो उसका तकाजा ये है कि एक ही साथ सारे महाज न खोले जाएं, स्टेप बाय स्टेप जो है स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ईरान अभी जो है ये जो उसके फ्रंट लाइन है अमेरिका और इसराइल की, उसको कमजोर कर रहा है। जब वो कमजोर हो जाएंगी तो इसराइल लामोहाला मैदान जंग में कूदेगा डायरेक्टली, और जब कूदेगा तो इसराइल ने पहले भी अपनी बर्बादी देखी है और आगे भी ईरान उसको तबाह बर्बाद करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो चीजें बहुत क्लियर रहनी चाहिए नाजरीन के भी दिमाग में, बहुत सारे लोगों के उसमें, और न्यूट्रल होकर के न सिर्फ एनालिसिस करना चाहिए बल्कि बारीक बीनी से देखना चाहिए चीजों को। जज्बात में आकर के भी ईरान ने ये नहीं किया, या फिर किसी को हम बोल दें फौरन कि नहीं सारे अरब बादशाह मुनाफिक हो गए, तुर्किया मुनाफिक हो गया। तो हमें किसी पर फतवा नहीं लगाना है, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना है कि सिनेरियो क्या है और किसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जी।